अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, ये जो मेरा ये कैफ का स्टार्टिंग मंथ होता है, ये सी फैब का एंडिंग मंथ भी होता है। तो ये मेरा एक ऐसा पीरियड चल रहा होता है कि आजकल मेरी तकरीबन 15 घंटे जो है ना वो कॉलेज के हैं। मैं रात 10 बजे ख़त्म करके गया हूँ यहाँ से, और सुबह 7 बजे फिर क्लास थी। तो आपके मतलब की बात यह है कि मैं इस महीने में एट टाइम्स फुट्टे मार लिया करता हूँ। तो कल मेरा फुट्टे का इरादा है, कल मैं नहीं आ रहा। कोई खुशी की बात नहीं। कल मैं नहीं आऊँगा क्लास में। है जी, कल नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा। सिर्फ FAR1 से थोड़ी कोई तकलीफ है। कल नहीं, कोई क्लास नहीं कर लूँगा। है जी, परसों भाई ये एक फुट्टे का कहा है मैंने आपको। फिर कभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह चलता रहेगा ऐसा मामला। सवाल लिखिए। आज ये मैं ये डबल एंट्रीज और टी अकाउंट्स और ट्रायल और ये मामला आज क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इस सारी एक्टिविटी का पर्पज़ ये हरगिज़ नहीं था कि जिसने इंट्रो नहीं पढ़ी उसको इंट्रो आ जाए। नहीं, 3 दिनों में थोड़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैं सिर्फ मेन चीज़ें समेट के लपेट के आपके सामने से गुजार रहा हूँ, ताकि कहीं पर कुछ मिसिंग रह गया है, कोई कॉन्सेप्चुअल मसला रह गया तो आप पूछ लें। हाँ, कल एक बच्चे ने पूछा था कि ये जो प्रोविज़न फॉर अ डाउटफुल डेट है, पढ़ा ज़िंदगी में कभी? ये पाँचों में से कौन सा ग्रुप है? ये पाँचों में से कौन सा ग्रुप है? प्रोविजन फॉर अ डाउटफुल डेट 5 ग्रुप है ना, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस। तो प्रोविजन फॉर अ डाउटफुल डेट कौन सा ग्रुप है? एसेट है। प्रोविजन फॉर अ डाउटफुल डेट एसेट ग्रुप का हिस्सा है। अच्छा, सेल रिटर्न्स कौन से ग्रुप का हिस्सा है? सेल रिटर्न, सेल रिटर्न्स, सेल रिटर्न्स, इनकम, इनकम, परचेज रिटर्न्स, एक्सपेंस, ये अपने अपने ग्रुप्स के पुट्ठे अकाउंट्स हैं। ये अपने अपने ग्रुप्स के उलट अकाउंट्स हैं। ये अपने अपने ग्रुप्स के कॉन्ट्रा अकाउंट्स हैं। जैसे परचेजेस एक्सपेंस ग्रुप है, परचेज रिटर्न एक्सपेंसेस ग्रुप है, लेकिन एक क्रेडिट बैलेंस वाला, तभी परचेज में से लेस हो रहा होता है। सेल्स इनकम ग्रुप है, सेल रिटर्न्स इनकम ग्रुप में ही मौजूद एक नेगेटिव अकाउंट है, तभी सेल्स में से ये लेस हो रहा होगा। डेटर्स एसेट ग्रुप है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एसेट ग्रुप है, लेकिन एक कॉन्ट्रा है जो डेटर में से लेस होके शो होगा। भाई एसेट ग्रुप है तभी तो बैलेंस शीट में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बैलेंस शीट में नहीं आता। कहां पर, कैसे, किस तरह? डेटर्स में से लेस हो रहा होता है ना, तो भाई एसेट्स ग्रुप में है तो वहां उसको आने की इजाजत हो रही है ना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एसेट ग्रुप का अकाउंट है। अच्छा, इंट्रो में आपने चैप्टर डेप्रिसिएशन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पढ़ी होगी। पहले ना ये डेप्रिसिएशन काफी हद तक इंट्रो में थी, अब ये मुकम्मल तौर पे FAR1 में। तो ये जो अभी मैं आपको सब पढ़ा रहा हूँ बेसिक्स, ये तो मैं वाकई कहने रिवाइज करवा रहा हूँ, लेकिन डेप्रिसिएशन मैंने बाकायदा जीरो से पढ़ानी, क्योंकि वो ऑफिशियली FAR1 का हिस्सा है। तो अगर आपको वो डेप्रिसिएशन आती है, नहीं आती है, थोड़ी आती है, ज़्यादा आती है, मैंने बहरहाल वो जीरो से करानी है, क्योंकि वो ऑफिशियली FAR1 का हिस्सा है। पूरा डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारा कुछ। वरना पहले FAR1 में उसका सिर्फ 1-2 पोर्शन थे, अब पूरा IS16 FAR1 में। जब बात कहाँ से चली थी? हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ प्रेजेंट, किस तरह प्रेजेंट होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सा ग्रुप है? ये एसेट है, एसेट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में नजर आ रहा है कहीं?
कहाँ नजर आता है? तो भाई एसेट ग्रुप है तो बैलेंस शीट में इजाजत मिल रही है ना उसको, और कहाँ कैसे प्रेजेंट होता है? वहां से लेस हो रहा होता है ना, तो ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये एसेट ग्रुप के अकाउंट हैं, बस कॉन्ट्रा है, अपने अपने रिलेटेड एसेट का साया है, उनमें से लेस हो रहे होते हैं। परचेज रिटर्न्स, परचेजेस ग्रुप, एक्सपेंसेस ग्रुप है, बस कॉन्ट्रा है। सेल रिटर्न्स इनकम ग्रुप है, बस कॉन्ट्रा है। ये एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था तो मैंने कहा सबसे शेयर कर लूं। इस तरह के और भी बेटा अगर कोई बुनियादी से कोई इस तरह के सवाल हैं तो इसीलिए तो कर रहा हूं, 4 दिन से टाइम इसी पे तो लगा रहा हूं कि कोई भी बेसिक्स में अगर कुछ भी कमी रह रही है तो पूछें, और किसी को इस तरह का कोई सवाल पूछना हो। जी जी क्या क्या? ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ये कैपिटल है, ये ओनर की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट करके उसका हक बन गया ना, तो ये उसका हक है बिजनेस के ऊपर। चले सवाल है जी। ये बिजनेस की मर्जी है, यानी जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये अदर इनकम में भी आ सकता है और एक्सपेंसेस में से माइनस भी हो सकता है, यानी इसके ऊपर कोई एक रूल नहीं है। कुछ उनको एक्सपेंसेस में से लेस कर लेते हैं, कुछ अदर इनकम दिखा देते हैं, तो ये दोनों काम हो सकते हैं। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे? क्या चीज़? अल्फाज समझ नहीं आ रहे। एक्रूड एक्सपेंसेस तो मैंने रोका है ना, मैंने आपको ये डबल एंट्री सारी पढ़ा के ना, तो एक्रूअल प्रीपेमेंट्स की कैलकुलेशन रिवाइज करानी है, क्योंकि ये एक्रूअल प्रीपेमेंट की जो कैलकुलेशन है ये FR 1 के आगे कई सवालों में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो वो प्रॉपरली जब पढ़ाना ही है तो मैंने इसलिए अभी नहीं बताया। बैड डेट्स क्या? जस्ट बैड डेट, ये एक्सपेंस है, लेकिन बैड डेट भी थोड़े से बस रिवाइज कराऊंगा, थोड़े से, ज़्यादा नहीं जी। ये तो आपके लेवल की चीज़ ही नहीं है, ये तो FR 2 में जाके आएगी। वो जो पार्टनरशिप में होती थी वो मजाक था, हम कंपनीज पढ़ रहे हैं, कंपनीज में गुडविल ये FR 2 में जाके आएगी। बहरहाल ये एक एसेट होता है। अच्छा चलें ठीक है, सवाल लिखें। ट्रांजैक्शंस बता रहा हूँ कुछ, और उनकी एंट्रीज करेंगे पहले आप, फिर वहाँ से मैं टी अकाउंट और ट्रायल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कॉन्सेप्ट लिंक करूँगा, फिर उसी में CD और BD बैलेंस का कॉन्सेप्ट बताऊँगा। नंबर 1, ओनर started a business. Owner started a business with cash of 2 लाख and brought his personal car into business valuing 60,000, 60,000. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मैं अमाउंट रिपीट कर रहा हूं। कैश बताया है मैंने पता नहीं कितना, 2 लाख, और गाड़ी बताई है 60,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 70,000, 70,000 were purchased on cash and costing 40,000 were purchased on credit. जी 40,000। नेक्स्ट,
A business bank account was opened. A business bank account was opened. And 30,000 out of available cash. 30,000 out of available cash was deposited. 30,000 जो पड़ा हुआ कैश था वो उठा के बैंक में जमा करवा दिया. नेक्स्ट, all of the purchased goods were sold for 175,000 on credit. वो एसी आप लोगों ने बंद कराया हुआ? एसी चला दे यार. नेक्स्ट, shop rent of 14,000 was paid in cash. Next, debtors paid 50,000 in cash and 65,000 directly in bank account. जी 65,000 कैश दिया है उन्होंने 50,000 और अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं 65,000. नेक्स्ट, ₹45,000 was paid to creditors through check. Next, salaries amounting to rupees 18,000 were paid through check. Next,
obtained a bank loan of 1,00,000 इसी में it will be repaid after 5 years. इसी पॉइंट में it will be repaid after 5 years. चलें बस लास्ट रेंट इनकम ऑफ या नहीं इंटरेस्ट इनकम ऑफ 5,000 was received in bank account. चलें बस आप अभी ये कर रहे हैं कि इनकी डबल एंट्रीज कर रहे हैं और फिर आगे मैं संभालता हूँ काम. डबल एंट्रीज कर दें. जी जी सर आपने ये बात बताई थी कि गुड्स अमाउंटिंग टू 5,000 हमारे रिटर्न को सप्लाई, लेकिन कहीं भी ये बताया कि हमने क्रेडिट पर ही थी. असल में वो पुरानी बात कंटिन्यू कीजिए ना. मैंने ये देखे ना ये यहाँ पे लिखी क्रेडिट पे यहाँ पे अच्छी थी ना कहीं मेरे ये सर ठीक है. तो मैंने उसी कंटिन्यूटी में कह लिया था.
क्या हाँ जी, कितना अर्सा लगेगा? अकाउंटिंग सिस्टम में, अकाउंटिंग का पूरा जो सिस्टम है, इसमें सबसे पहला जो पड़ाव है वो है जर्नल, जिनको आप ये भी पढ़ चुके हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं पढ़ा हुआ? तो ये जर्नल है, ये पहला स्टेप। इसमें होती है रिकॉर्डिंग। अभी जो आपको ट्रांजैक्शंस बताई, जर्नल के अंदर सारा साल रिकॉर्डिंग होती रहेगी। पहला क्या है जी? हाँ, कैश कितना? तो कैश हो गया डेबिट, कितने से? 2 लाख से। आप ये भी कर सकते हैं कि 2 एंट्रीज कर दें, और एक और काम कर सकते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ये काम भी कर सकते हैं, और 2 लाख और 60,000 की अलग अलग से कैपिटल में एंट्री भी कर सकते हैं। इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। और डबल एंट्री मैंने बताया था कि 2 इफेक्ट है। इनफैक्ट 2 इफेक्ट की बजाय अब मैं इंप्रूव कर रहा हूं वर्ड के टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट बराबर होगा। 260 डेबिट हो रहा है, 260 क्रेडिट हो रहा है। ये डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है। लाइन आइटम्स 15 भी आ सकती हैं, लेकिन टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर ही होगा। अगली ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स खरीदी है यानी परचेजेस। कैश दिया है 70 और बाकी उधार किया है 40,000। टोटल हो गई 1। फिर बैंक डेबिट कैश क्रेडिट 30,000, क्योंकि कैश से उठा के बैंक में पैसे जमा करा दिए। फिर डेटर और सेल्स क्रेडिट कितने? 175।
रेंट पे किया एक्सपेंस है, रेंट डेबिट, कैश दिया है, कैश क्रेडिट, कितना 14,000। फिर क्या क्या है, क्या चीज? डेटर से पैसे मिले हैं, तो पैसे मिले हैं कैश डेबिट, कितने पैसे मिले हैं? बाकी बैंक में जमा करवाए, हमारा बैंक एसेट बढ़ गया 65, और डेटर ने टोटल हमें 115 दे दिए, तो डेटर हो गया हमारा कम। बिल्कुल लिख सकते हैं, डेटर अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल एक ही बात है। क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेएबल, ट्रेड पेएबल एक ही बात है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताए ना, 45,000 was paid to क्रेडिटर्स को 45,000 पे किया है, नहीं इसको आप 35,000 कर लें, वो मेरे ध्यान में था कि 70,000 थे। 45 नहीं 35,000, क्रेडिटर को 35,000 पे किया। क्रेडिटर को पेमेंट की, क्रेडिटर हो गया कम, और पे किया है चेक के थ्रू, तो बैंक क्रेडिट। 45 की जगह 35 मैंने क्या कर लें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरीज पे की हैं चेक से, तो सैलरी एक्सपेंस है और चेक से दिया है, तो मतलब बैंक कितना 18,000। और बैंक लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, पैसे हमारे अकाउंट में ही आए हैं, लेकिन अगर कैश भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है। बैंक डेबिट कितना 1 लाख, और लोन हमारी जिम्मेदारी बन गई, वो हो जाएगा क्रेडिट। और बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम कितना, इनमें से किसी एंट्री पे कोई एतराज, परेशानी, कंफ्यूजन है तो पूछें। अगर कोई एंट्री तुक्के से भी कर लिया तो क्लियर कर लें, किसी को कोई मसला नहीं, सारी जबरदस्त है अकाउंटिंग में। अच्छा, अब ये अकाउंटिंग सिस्टम का पहला स्टेप ये है कि सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, जहां रिकॉर्ड हो रही हैं वो जर्नल है। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि स्कूल में जितने बच्चे भी सुबह स्कूल पहुंच रहे हैं, सुबह से शुरू हुए 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर सारे बच्चे पहुंच गए, वो पहुंच ही असेंबली ग्राउंड में रहे हैं, सारे के सारे असेंबली ग्राउंड में जमा हो गए। अब उस असेंबली ग्राउंड के अंदर क्लास 5, 4, 6, 7, 8 सारे बच्चे मौजूद हैं। ये ऐसे ही है जैसे सारी ट्रांजैक्शन जर्नल में डाल दी। अब उन असेंबली ग्राउंड से बच्चों को कहाँ भेजें? अपनी अपनी क्लासेस में भेज दें। तो यहां से ऑनवर्ड फिर अगला काम ये होता है कि एक अलहदा रजिस्टर होता है जिसको कहते हैं लेजर। अच्छा, ग्राउंड में सारे बच्चे जमा हैं, लेकिन अगर उनको अपनी अपनी क्लासेस में भेजना है तो इसका मतलब हर क्लास का एक अलहदा रूम होगा। तो इसी तरह यहां पर हमने जितने भी नाम अलग अलग इस्तेमाल किए हैं, क्या कहते हैं इस नाम को? अकाउंट। लेजर एक ऐसे रजिस्टर है जिसमें हर अकाउंट का अलग अलग कमरा है, हर अकाउंट का अलग अलग पेज है। तो लेजर एक सेट ऑफ अकाउंट्स है जिसमें इन सारे अकाउंट्स ये जो यहां इस्तेमाल हो रहे हैं, इन सब का अलग अलग कमरा, अलग अलग पेज बना हुआ है। ये एंट्रीज जो बुक्स में रिकॉर्डेड हैं अपने अपने पेज पे चली जाती है। ये काम कब हो रहा है? थ्रू आउट द ईयर, ये थ्रू आउट द ईयर। और साथ ही साथ यहां पे जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो थ्रू आउट द ईयर यहां अपने अपने रेलिवेंट अकाउंट में जाता जा रहा है। ये दोनों काम थ्रू आउट द ईयर हो रहे हैं। अच्छा, लेजर का मैं कोई लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं बना रहा क्योंकि मैं इंट्रो नहीं पढ़ा रहा, आपने लेजर का फॉर्मेट पढ़ा हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टी बना देना काफी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल काफी है। जैसे कैश है तो ये कैश का नाम लिख के एक टी बन जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनफ। डेट का कॉलम,
ऊपर हेडिंग, ये ज़रूरत नहीं है, टी बना दें काफ़ी है। और चलें थोड़ा सा बुरा लग रहा है तो चलो रुपीस का भी नाम लिख दें बस। लेजर का अकाउंट असल में क्या होता है? असल में ये होता है, ये एक लेजर है, इसमें ये जो अब 2 पेजेस खुले सामने, ये पूरा मिला के एक टी अकाउंट है। ये इसकी एक साइड है, ये इसकी एक साइड है। इस साइड को कहते हैं डेबिट साइड, इसको क्रेडिट साइड कहते हैं। असल में ये है। अब आप इस शक्ल का बना रहे हैं तो ये क्या है? डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। जितने भी यहां नाम इस्तेमाल हुए हैं वो सब नाम क्या कहला रहे हैं? तो हर अकाउंट का लेजर बुक के अंदर अपना अपना सफा मौजूद है। और क्या क्या नाम है? व्हीकल, ओ हौसला हौसला, व्हीकल और कैपिटल और परचेजेस। वो ठहर जाए, परचेजेस, कैश दोबारा लिख दूं? क्रेडिटर्स, बैंक, डेटर, सेल्स, रेंट है जी। क्या हो गया? अरे ठहर जा यार, लोन बहुत दूर है अभी। रेंट आ गया और सैलरीज, लोन, इंटरेस्ट। जो नाम एंट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है वो नाम अकाउंट है, और लेजर एक बुक है जिसमें हर अकाउंट के लिए सेपरेट पेजेस मौजूद हैं। अब होगा ये कि यहाँ जो सारे बच्चे मौजूद हैं अब वो अपनी अपनी क्लासेस में जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो जो कुछ भी यहाँ पर डेबिट क्रेडिट हुआ है वो अपने अपने नाम के अकाउंट में जमा होना शुरू हो जाएगा। तरीका क्या है? अब जैसे ये कैश है, कैश 2 लाख से डेबिट हो रहा है, कैश 2 लाख से डेबिट हो रहा है। कैश 70,000 से क्रेडिट हो रहा है। कैश नाम की जितनी चीजें थी डेबिट क्रेडिट वो उसके पेज पे लिखनी शुरू कर दी। आगे कैश क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, क्रेडिट हो रहा है 14,000, डेबिट हो रहा है 50,000 से। ये डेबिट क्रेडिट साइड में कोई परेशानी, कंफ्यूजन? लेकिन पता तो चले कि भाई डेबिट क्यों हुआ है, क्रेडिट क्यों हुआ है। तो अब 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप पहचान के लिए साथ उस अकाउंट का नाम लिख दें जो एंट्री में मौजूद था। जैसे इस 2 लाख के साथ अगेंस्ट कैपिटल, तो आप कैपिटल लिख दें। इस 50 के साथ ये 50, किधर गया 50? ये 50 डेबिट क्यों हो रहा है? डेटर क्रेडिट हो रहा है। यानी आप साथ उस अकाउंट का नाम लिख दें जिसके अगेंस्ट ये डेबिट हो रहा है। ओके, ये 70,000 क्रेडिट हुआ है, 70,000 क्रेडिट हुआ है। डेबिट क्या हुआ है इसके अगेंस्ट? परचेजेस। ये 30,000 क्रेडिट हुआ है बैंक, ये 14,000 क्रेडिट हुआ है रेंट। इसमें कोई एतराज? इसी तरह से बाकियों को भी कर लेते हैं। व्हीकल 60,000 डेबिट,
किसके अगेंस्ट? कैपिटल के अगेंस्ट। और व्हीकल नहीं, कैपिटल पे आ जाते हैं। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है, पूरा का पूरा 260 लिखते हैं, ओके है। लेकिन चलें ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 लाख और 60,000 ये अलग अलग 260 लिख दें, कोई मसला नहीं, अलग अलग लिख लें। 2 लाख के अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है? 60 के अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है? क्या हुआ? तो फिर उसकी जगह क्या लिखते हैं उसके सामने, वो मैं भी बताता हूं। और आगे परचेजेस कहाँ का है, क्या क्या है देखें। 110 डेबिट है, क्यों डेबिट है? अब कैश भी है और क्रेडिटर भी है, तो जिस तरह यहां तोड़ के लिखा है यहां भी तोड़ के लिख सकते हैं। 70 और 40। 70 के अगेंस्ट क्या? कैश। और परचेजेस बस क्रेडिटर। क्रेडिटर में क्या हो रहा है? किसके अगेंस्ट? परचेजेस के अगेंस्ट। और क्रेडिटर ये डेबिट हो रहा है, किसके अगेंस्ट? बैंक के अगेंस्ट। हाँ अब बताता हूं, डेबिट और क्रेडिट किस साइड पे अमाउंट लिखनी है, इसका फैसला कैसे हो रहा है? यहां पर मैं यहां डेबिट लिखूं कि क्रेडिट साइड पे लिखूं, इसका फैसला क्या हो रहा है? जर्नल से ना। देखें जर्नल में अगर मैंने क्रेडिटर नाम का अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है तो फिर क्रेडिटर के अकाउंट में 40,000 रुपए क्रेडिट साइड पे शो हो जाएंगे। दोबारा, टी अकाउंट में कोई भी वहां से देख के अमाउंट डेबिट साइड पे लिखनी है कि क्रेडिट साइड पे लिखनी है, इस बात का फैसला कैसे होगा? जर्नल से देख के। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है बैंक, तो बैंक 65,000 कैश, कैश 50,000 डेबिट हो रहा है ना, तो कैश के अकाउंट में डेबिट साइड पे मैं 50 लिख दूंगा। इस तरह से टी अकाउंट के अंदर, अच्छा टी अकाउंट किस बुक में बने हुए? लेजर। तो हर एंट्री में जो जो अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है वही सारी चीज उसके अपने पेज पे जाके डेबिट क्रेडिट कॉलम में लिख ली। एक तरीका, जो साथ दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ था या डेबिट हुआ था उसका नाम लिख दें, ये भी ठीक है। जैसे यहां पर 35,000 की एंट्री है, ये जब मैंने क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड पे 35 लिखा तो साथ अंग्रेजी क्या लिखी? बैंक। क्यों? ये भी सही है, और इससे ज्यादा बेहतर तरीका ये है जो आइंदा हम इस्तेमाल भी किया करेंगे। ये हो क्या रहा है, मतलब ये हुआ क्या है? 35,000 एक्टिविटी क्या हुई है, ट्रांजैक्शन क्या हुई है? क्रेडिटर्स को पेमेंट की है ना, पेमेंट। क्रेडिटर्स इस एंट्री में डेबिट हुआ, 35,000 डेबिट साइड पे लिख दिया। अब इसके साथ कुछ अंग्रेजी तो लिखनी है ना, खाली अमाउंट तो बुरी लग रही है। तो अंग्रेजी लिखने के 2 तरीके, या तो उस अकाउंट का नाम लिख दें जो इस एंट्री में इसके अगेंस्ट था, या फिर अकाउंट का नाम लिखने की बजाय थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें। ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप डिस्क्रिप्शन लिखा करें, ये ज्यादा अफजल तरीका है। तो यहां पर बैंक का नाम भी लिखा जा सकता है, पेमेंट का नाम भी लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर मैं यहां 2 और 60 अलग लिखने की बजाय 260 लिख दूं तो साथ अंग्रेजी क्या लिख दूंगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये हुआ क्या है? 260 ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना, तो मैं 260 लिखूंगा और साथ अंग्रेजी क्या लिख दूंगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो डेबिट क्रेडिट की अमाउंट के साथ या तो दूसरे अकाउंट का नाम लिखें
या थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें ताकि पहचाना जाए कि ये हुआ क्या है। इन टी अकाउंट्स का असल मकसद ये अंग्रेजी लिखना है, फिर ये अमाउंट्स लिखना है। अब आप इन अमाउंट्स को लिखने के लिए कोई ना कोई पहचान लगानी है। अब चाहे वो दूसरे अकाउंट का नाम हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो। डिस्क्रिप्शन लिखने का फायदा ये होता है कि इसको पढ़ के पता चल जाता है कि हुआ क्या था। तो इसलिए ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि टी अकाउंट में अमाउंट के साथ डिस्क्रिप्शन लिखी जाए। हाँ जी, हो सकता है कि इंट्रो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है। हो सकता है कि कभी एक एंट्री की होती और एंट्री ये की होती कि बैंक पेमेंट जो क्रेडिटर को की है वो गलती से उलट एंट्री कर दी होती। अब उसको रेक्टिफाई कर रहे होते, असल में पेमेंट ना कर रहे होते, रेक्टिफाई कर रहे होते। तो बैंक देखने से यहां पर लगता पेमेंट की, हालांकि पेमेंट तो नहीं की, हम तो रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन ज्यादा मीनिंगफुल होता है। मैं बहरहाल चले बैंक लिख देता हूं। ज्यादा बेहतर यह है कि हम लोग आदत भी इसकी रखें कि जो दूसरी चीज का नाम लिखना है वो एक्चुअली डिस्क्रिप्शन लिखनी। मैं ये बात डेटर में आके दोबारा करूंगा। चलें, क्रेडिटर हो गया, बैंक डेबिट 30,000 से, क्यों डेबिट हो रहा है? कैश। फिर 65 से डेबिट हो रहा है, क्यों? डेटर। आगे क्यों? क्रेडिटर। फिर क्रेडिट होगा, सैलरीज। फिर डेबिट हो रहा है, लोन। डेबिट हो रहा है, क्यों? इंटरेस्ट। डेटर्स। डेटर डेबिट हो रहा है, सेल्स। फिर क्रेडिट हो रहा है 115। अच्छा, अब मैं बाकियों में जो बात ज़बानी कर रहा था मैं अब यहाँ करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ 115 ही लिख रहा हूँ और साथ अंग्रेजी क्या लिखूँ? इसका मतलब ये नहीं है कि डेटर क्रेडिट हुआ है और रिसीट नाम का अकाउंट डेबिट हुआ है। डिस्क्रिप्शन लिखिए कि ये क्यों क्रेडिट हुआ है, क्योंकि पैसे मिले हैं। आगे, अच्छा डेटर कर रहा हूं मैं, बस। सेल्स, क्यों? डेटर, बस। रेंट, रेंट डेबिट, क्यों? कैश। फिर सैलरीज डेबिट है 18, बैंक। फिर लोन क्रेडिट, बैंक। फिर इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, क्यों? बैंक। इस लेजर में ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग से रिलेटेड कोई परेशानी? रिकॉर्डिंग सिस्टम में जर्नल सारा साल रिकॉर्डिंग होती रहती है। बच्चे एंटर हो रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं।
ट्रांजैक्शंस जर्नल में एंटर हो रही हैं, अपने अपने टी अकाउंट्स में जा रही हैं। ये काम दोनों सारा साल चलते रहते हैं, ये दोनों काम थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। फॉर द ईयर ये काम चलते रहे। परसों तो मैंने बात या कल बात यहां से शुरू की थी कि अकाउंटिंग हो ही क्यों रही है, रिकॉर्डिंग हो ही क्यों रही है। अकाउंटेंट की जिंदगी का मकसद ही क्या है? जब ओनर रिपोर्ट मांगे तो इसके पास सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड हो और उसमें से एक्सट्रैक्ट करके वो ओनर को रिपोर्ट बना के दे दे। और ओनर रिपोर्ट कब मांगेगा? मैंने कहा था आपके लेवल पे साल एंड पे ही होगा, अदरवाइज 6 महीने बाद भी, क्वार्टरली भी होते हैं। और इंटरनली मैनेजमेंट तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो ये एक्सटर्नल लोगों के लिए होती है और ओनर्स भी मांग सकते हैं, दुनिया वाले भी मांग सकते हैं। तो ये हर साल भी रिपोर्टिंग हो सकती है, 6 महीने बाद, क्वार्टर बाद, आपके लेवल पे साल बाद। अब साल एंड आ जाएगा, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे रिपोर्ट्स बनानी है तो इतने सारे पेजेस, ये तो चलो थोड़ा सा है, असल में तो पूरा साल रिकॉर्डिंग होती रही, बहुत सारे पेजेस हैं, सैकड़ों हजारों पेजेस हैं। अब उन सब को खंगाल के रिपोर्ट बनाना हो जाएगा मुश्किल। इसके लिए किया यह जाता है कि सारी ट्रांजैक्शंस जो साथ साथ टी अकाउंट्स में पोस्ट होती रहीं, अब साल के एंड पे इन टी अकाउंट्स का एंड रिजल्ट देखा जाता है। एंड रिजल्ट से मुराद ये है कि इनको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने का तरीका, दोनों साइड्स का टोटल करें और बैलेंसिंग फिगर जिस साइड पे आ रही है वहां लिख दें, है ना। इसको बैलेंस करें किस साइड पे? इधर के इधर? इधर। कितना? 136। इसके साथ मैंने भी अंग्रेजी नहीं लिखी। इधर किस साइड पे? इधर। अभी मैंने अंग्रेजी नहीं लिखी। इधर डेबिट साइड पे कितना? 260। फिर 110। इधर 5000। इधर 147। इधर 60,000। इधर जब तराजू में दो साइडों को बराबर करना हो, जो साइड हल्की है उधर वजन रख दिया जाता है ना, बैलेंस करने के लिए। तो टी अकाउंट को साल के एंड पे क्लोज किया जाता है और देखा जाता है कौन सी साइड हल्की है। जो हल्की है फिर वहां पर वजन रख के अब ये दोनों साइड बराबर हो जाती है, इसको बैलेंसिंग करना कहते हैं। अब कहीं पर डेबिट साइड पे नजर आ रहा है बैलेंस, कहीं पर क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है। ये वजन यहां क्यों रखना पड़ा? कौन सी साइड भारी है, तो इसको डेबिट बैलेंस कहेंगे। डेबिट साइड भारी होने की वजह से वजन यहां रखना पड़ा ना, ये डेबिट बैलेंस है। और एक लिस्ट बनानी शुरू कर देंगे जिसमें इन सारे बैलेंसेस को लिस्ट डाउन कर देंगे। कैश का कितना बैलेंस है और ये यहां क्यों आया? डेबिट साइड भारी है तो ये डेबिट बैलेंस है। यहां क्यों आया? डेबिट साइड भारी है तो ये डेबिट बैलेंस है।
क्रेडिट यहां पर क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि क्रेडिट साइड भारी है, वो क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड भारी है, डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड भारी है तो वजन वहां रखना पड़ा, क्रेडिट बैलेंस है। इधर डेबिट बैलेंस है। इधर डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है। सैलरीज, लोन और इंटरेस्ट। ये लाइन नजर आ रही है जी? सैलरीज डेबिट बैलेंस है, लोन का क्रेडिट बैलेंस है। इस लिस्ट ऑफ बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ये एक लिस्ट है, कब बनाई जा रही है? इन सारे चीजों का एंड निचोड़, यानी अगर वो ओनर पूछता है कि सारे साल में क्या हुआ, अभी रिपोर्ट बताओ, हम कहेंगे कि डेटर क्या होता है? सर जिससे हमने पैसे लेने हैं। अच्छा बताओ, डेटर को हमने इतनी चीजें बेची, इतने से, छोड़ यार, डेटर से रिलेटेड ओनर क्या जानना चाहता है? कितने पैसे लेने हैं अभी? वो 60,000 लेने। ये यहां नजर आ गए। सेल्स के बारे में ओनर क्या जानना चाह रहा है? तो अभी तो मैंने लिखी ही एक है ना, अगर होती तो यहां क्रेडिट 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 आता जा रहा होता। इस टी अकाउंट को क्लोज करते तो बैलेंस क्या आ जाता? क्रेडिट बैलेंस आता, और कितना आता? उन सबका टोटल आ जाता। यानी सेल्स का ट्रायल में लिखा हुआ बैलेंस क्या शो कर रहा है? साल की टोटल से। यही जानना चाह रहा था वो। कैपिटल के बारे में ओनर क्या जानना चाह रहा होगा कि मेरा कितना कैपिटल है। हम उसको बताएं, और सर आपने ना शुरू पे पैसे इन्वेस्ट किए थे, फिर गाड़ी, यार है कितना? तो 260 है। तो ट्रायल बैलेंस में हर अकाउंट की एक समरी फिगर आ रही है जो मुख्तलिफ मतलब कन्वे कर रही है। ये मैं एक बार सारा टोटल कर दूं ना, फिर मैं हर एक का अलग अलग मतलब बताता हूं कि क्या मतलब कन्वे कर रही है। कैश है, कैश। अच्छा ये रिपोर्टिंग कब हो रही है? साल के एंड पे। कैश के बारे में ओनर क्या जानना चाहता है कि कितना कैश है? हम कहें सर इतना आया था, इतना, और यार पड़ा कितना है? तो कितना पड़ा है? तो जो जो ओनर को रिपोर्ट में चीजें चाहिए वही ट्रायल के अंदर आ रही है। अब ये सब मतलब क्या कन्वे कर रही हैं? इन सब में से अगर हम ग्रुप ढूंढें तो ग्रुप बताएं कौन कौन से हैं? कैश, एक्सपेंस, ये बैंक की मिसाल लेता हूं। बैंक डेबिट 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 क्यों हो रहा था? जब जब रिसीव हो रहा था बैंक में। क्रेडिट 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 क्यों हो रहा था? तो अगर पूरे साल में बैंक में इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, तो ये 147 इनफैक्ट क्या शो हो रहा है कि साल के एंड पे इसका बचा हुआ बैलेंस कितना है। यही चीज कैश के साथ है। तो इन दो मिसालों से हम ये साबित कर लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में जो एसेट ग्रुप के अकाउंट का बैलेंस आ रहा है वो क्या शो कर रहा है? साल के एंड की पोजीशन।
ये 147,000 देख के ये लग रहा है कि पूरे साल में बैंक में पैसे आए कितने? नहीं। बैंक से गए कितने? नहीं। तो एसेट ग्रुप का जो भी अकाउंट होगा ट्रायल में मौजूद, उसका बैलेंस क्या शो कर रहा होगा? ईयर एंड पे क्या पोजीशन है, ईयर एंड पे क्या पोजीशन है। ठीक है, ये क्या है? पूरे साल में इतनी चीजें खरीदी थीं, इतने पैसे दिए थे। अगर मजीद ट्रांजैक्शन होती तो यहां पर आ रहा होता क्या क्या क्या, जो जो चीजें इनसे खरीदते जा रहे थे, यहां पर जितने पैसे देते जा रहे थे, इतनी चीजें खरीदी, इतने पैसे दे दिए, तो ये क्या हुआ? फिर इतने मजीद देने हैं। कब की पोजीशन है ये? ईयर एंड की। तो इसमें जहां भी लायबिलिटी ग्रुप का कोई भी अकाउंट होगा, उसका बैलेंस क्या शो कर रहा होगा? साल के एंड की पोजीशन। एसेट्स का बैलेंस क्या शो कर रहा है? साल की एंड की पोजीशन। लायबिलिटीज का बैलेंस क्या शो कर रहा है? साल की एंड की पोजीशन। और मान ले इक्विटी भी यही शो कर रहा है। तो ट्रायल में मौजूद एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी के बैलेंसेस ईयर एंड पोजीशन शो कर रहे हैं। ये 1/10 क्या है? साल के एंड पे परचेजेस की सिचुएशन क्या है? पूरे साल में टोटल परचेजेस क्या हुई? ये 1/10 यही है ना, या साल के आखिरी दिन की परचेज है? पूरे साल की टोटल है। तो कौन सा ग्रुप है? एक्सपेंसेस। मैंने अभी चूंकि बहुत कुछ करना था तो ट्रांजैक्शन थोड़ी रखी, वरना अगर और भी होती तो यहां पर सेल्स क्रेडिट होती चली आ रही होती। बैलेंस क्या होता? इनका टोटल ही बैलेंस होता। अब एक एक्सपेंस की मिसाल बता दी, एक इनकम की मिसाल बता दी। ट्रायल में मौजूद एक्सपेंसेस ग्रुप और इनकम ग्रुप, इनके जो भी बैलेंसेस आ रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं? टोटल फॉर द ईयर, के जो पूरा साल गुजर गया उसमें क्या हुआ। इसको कहते हैं कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया। तो ट्रायल बैलेंस में मौजूद इनकम और एक्सपेंसेस, इनके बैलेंसेस क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? परफॉर्मेंस फॉर द ईयर, कि पूरे साल में टोटल क्या इनकम हुई, पूरे साल में टोटल क्या एक्सपेंस हुआ। इनको अलहदा सेट और इनको अलहदा सेट कह सकते हैं फिर, क्योंकि ये सब एक मीनिंग दे रहे हैं, ये सब एक मीनिंग दे रहे हैं। ओके, इन दोनों कॉलम्स का टोटल करिएगा। 545,000, 540, ये क्यों है इक्वल? क्योंकि सिस्टम में जितने रुपए डेबिट में एंटर हुए थे उतने ही रुपए क्रेडिट में भी एंटर हुए थे। हाँ, बैलेंसिंग करने से कुछ आपस में लड़ मर के खत्म जरूर हो गए, लेकिन नेट भी तो उन्हीं का ही बचा हुआ है ना। तो सिस्टम में जितने डेबिट एंटर हुए थे, जितने क्रेडिट एंटर हुए थे, वो बराबर थे। इसलिए ट्रायल बैलेंस में दोनों कॉलम्स का टोटल बराबर ही होता है। ये भी ठीक है। ट्रायल बैलेंस में मौजूद 5 ग्रुप्स हैं। क्या मीनिंग कन्वे हो रही है इन वैल्यूज से? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, ईयर एंड पे क्या पोजीशन है, और जो पूरा साल गुजर गया उसमें क्या परफॉर्मेंस थी। ये बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, अब ये साल खत्म हो गया, अगले साल के शुरू में अब स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? ये वो सो गया यार, चलो सो। अगले साल की स्टार्ट पे देखें, ये जो पोजीशन है ना, ये एक पॉइंट की चीज है। जब साल एंड हुआ तो उस वक्त
ये एंट्रीज बता दूं? यार मैंने ना कल आप लोगों को कहा था कि आपने नहीं आना, ना आए, लेकिन ये हरकतें ना करें। ये पूरा साल था, परफॉर्मेंस पास्ट के जो साल गुजरा उसमें क्या परफॉर्म किया, पोजीशन एट द एंड क्या पोजीशन है, प्रेजेंट। अब जब इसको कह लेता हूं 2020, अब जब 2021 शुरू होगा तो 2020 की परफॉर्मेंस 2021 की भी परफॉर्मेंस होगी? नहीं। अब 2021 में नई परफॉर्मेंस शुरू। एक क्लास पास कराए, अच्छी बात है, अगली क्लास में उसी को रोते रहेंगे, वो मैंने क्यूएम पास किया था, अगली क्लास फिर नई मेहनत शुरू। तो जो परफॉर्मेंस है वो एक साल की थी, 2021 में फिर यही सेल्स दोबारा शामिल करने के 2021 की सेल्स है? नहीं। तो ईयर खत्म, परफॉर्मेंस खत्म। लेकिन पोजीशन ये जो है, अगर ईयर एंड 20 पे ये पोजीशन है, मैं यहां खड़ा हूं, तो ईयर 1 का अगला जो स्टार्ट होगा वो यहीं से शुरू होगा ना। तो पोजीशन अब अगले ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये जो इतने सारे लेजर के बैलेंसेस हैं, इनमें एक्सपेंसेस और इनकम्स, इनके बैलेंसेस को लेके एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनकम स्टेटमेंट। मैं तो डेप्शन पढ़ा रहा था। अच्छा, इनकम्स और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस को लेके एक रिपोर्ट बनेगी, उसको क्या कहेंगे? इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। ईयर एंड पे ट्रायल बनेगा, फिर उस ट्रायल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। जो आपने इंट्रो में जो पढ़ी थी वो दो थी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का एक मशहूर नाम इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट भी कहते हैं। आपने अभी तक दो पढ़ी थी, अब एफआर 1 में दो और पढ़ लेंगे। ये पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है, सारा साल ये हो रहा है, साल के एंड पे ट्रायल और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। इन सारे टी अकाउंट्स में पांचों ग्रुप्स के अकाउंट्स मौजूद हैं। उनमें से इनके साथ क्या सलूक होना है? इनके बैलेंसेस परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर शो कर रहे हैं और इनको इज्जत के साथ इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया जाएगा और अगले साल दोबारा इनका रोना रोया जाएगा, यानी साल खत्म, ये परफॉर्मेंस क्लोज। तो इन टी अकाउंट में जो उनका बैलेंस आया हुआ है, इसके साथ मैं लिख देता हूं एसओसीआई। मतलब यहां ये क्या हुआ, ये जो इनकम्स और एक्सपेंसेस के ग्रुप्स थे, उनके जो टी अकाउंट्स का बैलेंसिंग फिगर बन रही थी, वो यहां से ट्रायल में जाएगी और ट्रायल से आगे एसओसीआई में। तो अकाउंट में लिखा नजर आएगा कि इसका जो भी बैलेंस था वो एसओसीआई में चला गया, ये किस्सा क्लोज हो गया। अगले साल की सेल्स फिर जीरो से शुरू होंगी। जाग रहे हैं? लेकिन एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी, इनके जो बैलेंसेस हैं, ये ईयर एंड की पोजीशन है। चूंकि तीनों ये मतलब दे रहे हैं, तो इन तीनों को इज्जत के साथ किस रिपोर्ट में लिख दिया जाता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, हेडिंग भी शायद अगर आपको जरा सी याद हो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट, फॉर द ईयर नहीं, एज एट या एज ऑन, मतलब वो ईयर एंड की पोजीशन है। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम
फॉर द ईयर एंडेड। तो परफॉर्मेंस फॉर द ईयर एंडेड है, साल खत्म, परफॉर्मेंस बता दी, तालियां बज गई, बस खत्म, अगले साल फिर से परफॉर्मेंस शुरू होगी। लेकिन पोजीशन अगर एक ईयर का एंडिंग पॉइंट है तो वही अगले ईयर का, तो चूंकि इस ईयर से ये क्लोज हो रहा है और अगला ईयर यहां से, तो इनके बैलेंस को कहा जाता है सीडी बैलेंस, कैरेड डाउन बैलेंस। इस सारे का कंक्लूजन, ट्रायल में सारे बैलेंसेस हैं पांचों ग्रुप्स के, उनमें से इनकम्स और एक्सपेंसेस के साथ क्या सलूक होगा, वो परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, एसओसीआई में जाएंगे और उनके अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाएगा, बस खत्म। जब अगला साल शुरू होगा उसका लेजर खुलेगा तो ये खाली होगा। जैसे आपने पुराने रजिस्टर पुरानी क्लास में भर दिए, अब अगली क्लास में अब्बू ने नई कॉपियां ले दी, वो फिर जीरो से शुरू हो गई, तो जो एक्सपेंसेस और इनकम्स के टी अकाउंट्स हैं अगले साल वो फिर खाली नजर आएंगे। लेकिन जो एसेट्स और लायबिलिटीज और तीसरी चीज ये क्या शो कर रहे हैं बैलेंसेस, ईयर एंड की फाइनेंशियल पोजीशन, और जो ईयर एंड की फाइनेंशियल पोजीशन है वही अगले साल की स्टार्टिंग पोजीशन है। तो उनको इस तरह से हैंडल किया जाएगा कि उनके बैलेंसेस, उनके अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको कैरेड डाउन बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस कहेंगे, और अगले साल जब यही अकाउंट अगले साल के रजिस्टर में बनेंगे तो वो कुछ इस शक्ल के होंगे। ब्रॉड डाउन बैलेंस 136, और फिर अगले साल की ट्रांजैक्शंस। इसी तरह व्हीकल क्या, ब्रॉड डाउन बैलेंस 60,000। इसी तरह से बाकी भी ऐसे ही होंगे। एक क्रेडिटर और लिख के क्या करूं, क्रेडिटर बीडी 5। तो एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी, इनके अकाउंट्स के साल के एंड पे क्लोज करके जो बैलेंस आते हैं वो उनके सीडी बैलेंसेस कहलाते हैं। उन्हीं को इज्जत के साथ किस रिपोर्ट में लिख दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और वही अगले साल का उन्हीं अकाउंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। ओके अच्छा, इसमें मेरी तरफ से आखिरी बात, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? ये 136 डेबिट बैलेंस है और ये 136 डेबिट बैलेंस है। तो इधर इस साइड पे लिखा हुआ है, इधर इस साइड पे लिखा हुआ है। एक ऐसी एक तमाशा करके दिखाता हूं। ये कौन सी साइड है? डेबिट बैलेंस का मतलब है कि कौन सी साइड भारी है? ये साइड भारी है ना, है ना? डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है कि डेबिट साइड भारी है। डेबिट साइड भारी है ना, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि डेबिट साइड भारी है। ईयर एंड पे हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स को क्लोज, ये ने क्लोज कर दिया, भारी किधर आ गया अभी? क्रेडिट साइड पे। अगले साल क्या कर रहे हैं हम? ओपन, अब किधर आ गया? अब इधर आ गया। तो जब हम ओपन कर रहे हैं तो ये डेबिट बैलेंस इस साइड पे आ गया, जब क्लोज कर रहे थे तो डेबिट बैलेंस इस साइड पे आ गया। तो वो चूंकि क्लोजिंग कर रहे हैं तो इसलिए साइड पे लिखा हुआ है, इनफैक्ट ये डेबिट बैलेंस। ये मैंने आपको एक पूरा सिस्टम आपके सामने सिर्फ रिवाइज करवाना था।
इस सारी कहानी में से कोई कंफ्यूजन परेशानी है तो पूछें जी। क्या 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 जी जी। इन्वेस्टमेंट, ओनर्स इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बस परचेजेस, जस्ट परचेजेस, गुड्स खरीद ही रहे हैं ना, गुड्स परचेज्ड, ओ हौसला भाई ठहर जा। हाँ जी, ये चीजें ना बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती हैं। अच्छा सवाल ये पूछा है कि अगर रेंट इनकम भी है, इंटरेस्ट इनकम भी है, तो दोनों का अकाउंट अलग-अलग बनाएं या अदर इनकम कह के मिक्स कर दें। बिजनेस की मर्जी कि वो किसको कितनी इज्जत दे के अलग अकाउंट बनाना चाह रहा है, ये बिजनेस की मर्जी। और सवाल जी। अच्छा चले, मैं असल में आपसे पूछना ये चाह रहा था अब यही चाह रहा था कि चूंकि ये पहला तजुर्बा था उस FAR 1 का, जो वो कहते हैं ना मादर पिदर आज़ाद, तो इंट्रो आज़ाद कौम यहाँ पर आई थी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी 2-3 दिन में जल्दी काम किया, इसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ या बेकार हुआ टाइम ज़ाया? फ़ायदा हो गया, बस अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत है वो सही हो गई। अच्छा अब कल तो फुटा है, परसों मैं आपको एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स कराऊंगा। इंटर में पढ़ा हुआ है, चलें जिसने नहीं पढ़ा हुआ फिर भी कराऊंगा, एक्रूअल प्री पेमेंट कराऊंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।